इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, देश के नागरिक उड्डयन मंत्री की तरफ से कहा गया है कि 28 घंटे के भीतर ब्लैक बॉक्स का बरामद होना इस पूरे मामले की जांच की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है, जिससे अब जल्द पता चल सकेगा कि आखिर विमान हादसा कैसे हुआ। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद अब इसकी गहन जांच उसने शुरू कर दी है। हम लगातार जब से ये विमान दुर्घटना हुई है उसके बाद से आपको इस दुर्घटना से जुड़ी हुई हर खबर से खबरदार कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर जहाँ पर दुर्घटना स्थल है वहां पर मैं इस समय मौजूद हूँ और यहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से अब यहाँ से जो पूरी चीजें हैं, जो पूरा मलबा है उसको अब हटाने की प्रक्रिया आपको दिखेगी। एनडीआरएफ की टीमें यहां से अभी कुछ देर पहले निकल कर गई हैं। जो आम लोग हैं जिनके क्षतिग्रस्त घर इस हिस्से में हैं वो अपने सामानों को ले जाते हुए दिख रहे हैं। कुल मिलाकर ये बात बताई गई है सबसे बड़ी वो ये कि जो इस हिस्से में एविडेंस है उसे जल्दी से जल्दी कलेक्ट करना है, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक है और ऐसे में दिक्कत ये होती है कि कोई जरूरी चीजें यहां पर नष्ट न हो, और उस कारण तेजी से इस कार्रवाई को समाप्त होते हुए हमने देखा है। लेकिन अब हम आपको कुछ और बड़ी खबरों से खबरदार करते हुए शुरुआत करते हैं आज के खबरदार की क्रम की, जिसमें एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो है उसके क्रैश के बाद डीजीसीए ने बोइंग 787-89 विमानों की सख्त सुरक्षा जांच के आदेश दे दिए हैं। 15 जून 2025 से सभी फ्लाइट्स की एक बार विशेष जांच की जाएगी, जिसमें फ्यूल, हाइड्रोलिक इंजन कंट्रोल, एयर कंप्रेसर और टेक ऑफ पैरामीटर्स की जांच शामिल है। ट्रांजिट जांच में फ्लाइट कंट्रोल इंस्पेक्शन अनिवार्य किया गया है। 2 हफ्तों में पावर अश्योरेंस चेक अनिवार्य होगा और बीते 15 दिनों की तकनीकी खराबियों की समीक्षा के आधार पर मरम्मत जो है वो पूरी की जाएगी। जांच रिपोर्ट डीजीसीए को जमा करनी होगी। अब यानी एक तरफ बोइंग के जो विमान हैं उन सब का अब जांच होना है, क्योंकि ये जो हादसा है वो बेहद बड़ा हादसा है और दुनिया के बाकी देश भी जो इन विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन सब के लिए भी आवश्यक हो जाता है इसके बारे में और जानना। इसीलिए गहन जांच, भारत में भी गहन जांच दुनिया की जो तमाम एजेंसियां हैं वो भी करेंगी इसकी। दरअसल सबसे अहम तलाश एयर इंडिया के इस विमान के भीतर उन ब्लैक बॉक्सेस की रही, वो जो भी हमारे तकनीकी जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत रहे जिसके जरिए आगे पता किया जा सकता है कि क्या हुआ। बड़ी बात है कि उनको बरामद यहां से कर लिया गया है और उनके भीतर जिस भी तरह का डेटा वाला एविडेंस शामिल है उसकी समीक्षा करके इस हादसे का जो कारण है उसे स्पष्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस पूरे हादसे में एक व्यक्ति के अलावा, एक यात्री के अलावा और कोई सर्वाइवर नहीं रहा है। गुरुवार दोपहर 1:40 पर आग के गोले में बदली एयर इंडिया की उड़ान संख्या 171 से। दो ही चीजें सुरक्षित मिली हैं, एक जिंदा बचे विश्वास जिसे ऊपर वाले का चमत्कार कहा गया, और दूसरा ऊपर वाले यानी भगवान पर विश्वास की कथा भागवत गीता। प्लेन क्रैश के बाद लगी आग में धर्म पर विश्वास की गीता ही की तरह वो ब्लैक बॉक्स भी सुरक्षित हासिल हो चुका है, जिससे पता चलने वाला है क्या हुआ था एयर इंडिया की उड़ान में, जिससे पूरा प्लेन बम की तरह ब्लास्ट कर गया। ब्लैक बॉक्स ये बताने जा रहा है कि 265 लोगों की मौत की वजह क्या है। ब्लैक बॉक्स से ही पता चलने जा रहा है कि उड़ान भरते ही कैप्टन सब्बरवाल ने मेडे वाली कॉल एटीसी को क्यों की थी, और ये ब्लैक बॉक्स उसी हॉस्टल की छत से मिला जहां पर आकर विमान क्रैश करते हुए गिर गया। ये ठीक विमान का रास्ता है, यही वो रूट है जिससे विमान उड़ान भरते हैं यहाँ पर। और वहीं पर देखिए कि ये दुर्भाग्य था कि ये हादसा ठीक इसी जगह पर, यहाँ से उड़ते हुए विमान आगे जाते हैं और ठीक इसी जगह पर यह हादसा संभालते संभालते भी यहाँ पर पिछला हिस्सा लगते हुए आगे का पूरा हिस्सा जो इस समय आग की चपेट में
पूरी तरीके से धुआं धुआं जहां पर उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। यकीन नहीं हो रहा है देखकर। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह वहीं पर मौजूद है जहां भारत के सबसे बड़े विमान हादसे का सच बताने वाले ब्लैक बॉक्स की तलाश हुई। जहां आज तक संवाददाता श्वेता सिंह क्रैश साइट पर खड़ी दिखती है, यहीं पर पीछे दावा हुआ कि आगे कॉकपिट का हिस्सा जलकर राख हुआ मिला। ये टुकड़ा जो आप अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्लेन का अगला हिस्सा है, कॉकपिट का हिस्सा है। जब भी इस तरह की आग की घटना होती है तो चीजें पिघल कर एक दूसरे में मिल जाती हैं और इसीलिए बहुत मुश्किल होता है देखना, ढूंढना। अलग अलग लोगों के यहाँ पर पहुंचने का जो क्रम है वो जारी है। ब्लैक बॉक्स ही सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि इसमें दो तरह के रिकॉर्डर लगे रहते हैं। कॉकपिट की आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है। हादसे के वक्त क्या पायलट की तरफ से प्लेन का नियंत्रण खो दिया गया था? क्या फ्लाइट में कोई तकनीकी खराबी थी? आखिरी समय में पायलट क्या बातचीत कर रहे थे? ये सब कुछ ब्लैक बॉक्स ही रिकॉर्ड करके रखता है। यही वजह है कि जब विमान में गुरुवार को आग लगी तो ब्लैक बॉक्स तुरंत खोजा जाने लगा। कॉकपिट तो यहाँ पर जो पड़ा हुआ है जिसके अंदर उस चीज के अंदर कॉकपिट का मिला हुआ है, जो आगे का फ्यूजलाज है और उसके आगे का जो पार्ट है वो उसको अलग से रखा हुआ है इन्होंने, तो उसी के अंदर से जो मिलेगा उसके अंदर से एविडेंसेस दैट दे विल टेक फॉर द इन्वेस्टिगेशन। ब्लैक बॉक्स अभी मिल चुका है या तलाश दैट दे विल नो, वी डोंट नो अबाउट इट, बट दैट इज बर्न्ड, इट मे बी इन द बॉक्स दैट हैज टू बी फाइंड आउट। ब्लैक बॉक्स की तलाश भी चल रही है? हाँ जी, ब्लैक बॉक्स की भी तलाश चल रही है, तो उसमें फायर टीम लगी हुई है। सामने और पीछे दोनों के हिस्से हैं। हाँ जी, जैसा हमें बताया गया था एयर इंडिया की टीम ने कि दो ब्लैक बॉक्स होते हैं, एक सामने और एक पीछे साइड में। तो बैक साइड का पोर्शन आप देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग के ऊपर है, तो हमारी टीम जाकर के वो सर्च कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो नहीं मिला है। इसके बाद ब्लैक बॉक्स की तलाश विमान के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ती है। पिछला हिस्सा यानी प्लेन की वो टेल जो हॉस्टल की छत पर फंसी हुई नजर आई। तो इस क्षतिग्रस्त विमान के टुकड़े हैं, टुकड़े टुकड़े होकर, खंडित खंडित होकर, पेड़ों के ये हिस्से जो आपको यहाँ पर आपको दिखा देंगे पूरी तरीके से कि किस तरह से ये हादसा हुआ है, कैसे उस पेड़ से गुजरते हुए उसे तोड़ते हुए आकर सीधा विमान का पिछला हिस्सा इस इमारत में घुस गया है। लेकिन ये पूरे क्षेत्र में आप निशान वो देख लेंगे, देखिए जो टेल है उसका एक हिस्सा टूटकर यहाँ पर गिरा हुआ है इन पेड़ों के साथ। वो इम्पैक्ट कितना जोरदार रहा होगा उस समय। शुक्रवार को प्लेन क्रैश वाली जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। करीब 10 मिनट रुकते हैं और स्थिति का जायजा लेते हैं। इस दौरान केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू समेत बड़े अधिकारी उन्हें रिपोर्ट देते हैं। प्रधानमंत्री उसी जगह पर मौजूद होते हैं जहां विमान का पिछला हिस्सा छत पर फंसा हुआ दिखता है। संभव है कि अधिकारियों ने उन्हें यह बताया हो कि इस हिस्से की तरफ ब्लैक बॉक्स होता है, जिसे बाद में खोज लिया गया। और अब शुक्रवार को यह खबर आ चुकी है कि इसी विमान के पिछले हिस्से के पास से वो ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, जिसे अब एक्सपर्ट जांच के लिए भेजा जा चुका है। अब साल 2019 से लेकर साल 2024 के बीच विमान हादसों के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालते हैं तो कुछ अहम जानकारियों पर आपका हम ध्यान खींचना चाहते हैं। ये सारी आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। ये आंकड़ा बताता है कि 6 साल में अगर 78 बड़े विमान हादसे हुए हैं तो सबसे ज्यादा हादसे विमान की उड़ान के दौरान रास्ते में हुए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर सबसे कम विमान हादसे टेक ऑफ के दौरान हुए। इसीलिए खबरदार करता सवाल यह है कि जब 6 साल में टेक ऑफ करते हुए 6 विमान हादसा हुआ है तो उसमें यह सबसे बड़ा क्रैश कैसे हो गया, वो वजह कौन सी है, इसको लेकर तमाम तरह की आशंकाएं उठ रही हैं। कोई आशंका जताता है कि इंजन बंद हो गए, दोनों इंजन फेल हो गए। कोई कहता है कि टेक ऑफ के बाद लैंडिंग गियर नीचे की तरफ ही था, क्या पायलट को तुरंत लग गया था कि कोई गड़बड़ी है। लेकिन जब तक वो हालात संभालते तब तक जो विमान था वो क्रैश हो गया। तमाम थ्योरीज जो हैं उसे जांच के साथ पता चलेगा, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स के साथ हम आपको बताते हैं कि दोपहर 1:38 और 40 मिनट के बीच, उन 2 मिनटों के अंतराल में, एक तरह से कहें तो 90 सेकंड के अंतराल में आखिर क्या हुआ। बहुत बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में है वो ये है कि पायलट्स की ट्रेनिंग इसी तरीके से होती है
और उनको जब भी वो एयरक्राफ्ट में कदम रखते हैं उनको मालूम होता है कि उनकी खुद की जान, पैसेंजर्स की जान और क्रू की जान जो है वो उनके हाथ में है। डबल इंजन फेलियर रेयर होता है, लेकिन इतिहास में कई बार हो चुका है। अभी जो इनिशियल रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं, ये जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ, इसका जो मेन रीजन था वो डबल इंजन फेलियर था। डबल इंजन फेलियर में पायलट्स कितना कुछ कर सकते हैं और डबल इंजन फेलियर में एग्जैक्टली होता क्या है, हम कैप्टन आलोक से जानेंगे। कैप्टन आलोक, डबल इंजन फेलियर कम होता है, बहुत रेयर है, लेकिन होता है। जी मैम, ये एक्सट्रीमली रेयर है और ऐसी इतिहास में बहुत कम घटनाएं हैं जिसमें कि ट्विन इंजन फेलियर देखे गए हैं। नॉर्मली पायलट्स की ट्रेनिंग इस प्रकार से होती है कि वो किसी भी प्रकार की इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी घटना थी जिसमें कि पायलट को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ मुश्किल से 300-400 फीट की हाइट पे, इसके दोनों इंजन ने जवाब दे दिया। तो और एयरक्राफ्ट फुली लोडेड था विद मोर देन 40 टन्स ऑफ फ्यूल, तो पायलट्स के सामने कोई चारा ही नहीं बचा था कि वो कुछ कर सके, सिर्फ इसके कि एयरक्राफ्ट को सामने जो भी बिल्डिंग है उस पे जाकर के वो एयरक्राफ्ट टकरा गया। जी, जो लैंडिंग गियर की भी बात हो रही है, क्या उसका भी कारण है कि लैंडिंग गियर को ऊपर नहीं खींचा गया था, बिकॉज टेक ऑफ करते ही पायलट समझ गए थे कुछ गड़बड़? जी मैम, नॉर्मली क्या होता है कि V1 की स्पीड तक पायलट्स को अगर किसी भी तरह का अनुभव होता है कि एयरक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो वो इमीडिएटली रिजेक्ट कर देते हैं। एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद हम लोग टेक ऑफ करते हैं, भले ही एक इंजन हमारा फेल हो चुका हो, लेकिन हम उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन टेक ऑफ के पश्चात हमारा सबसे पहला काम होता है कि पॉजिटिव क्लाइम आते ही हम लोग लैंडिंग गियर को अप करते हैं ताकि एक स्मूथ फ्लो एयर का आ सके एयरक्राफ्ट के और एयरक्राफ्ट नॉर्मल तरीके से टेक ऑफ कर सके। पर इस केस में जो कि मैंने वीडियो देखा उसमें लैंडिंग गियर अप नहीं किया गया था। वो तब होता है जब पायलट्स को अंदाजा हो गया था कि एयरक्राफ्ट में कुछ गड़बड़ है, कुछ भयंकर तकनीकी प्रॉब्लम है, तो वो एयरक्राफ्ट को तैयार थे कि एयरक्राफ्ट अगर सामने क्रैश करता है तो लैंडिंग गियर अगर डाउन रहेंगे तो वो क्रैश होने पे कुछ इम्पैक्ट लैंडिंग गियर अपने पर ले सकेंगे ताकि एयरक्राफ्ट को थोड़ा सा कम नुकसान हो। आप हमें बताइए कि एग्जैक्टली जो टेक ऑफ था उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो हम जो सिमुलेशन कर रहे हैं उसमें आप लोगों को बताएंगे कि टेक ऑफ जब किया गया, क्योंकि सिर्फ 100 या 150 मीटर तक ही हवाई जहाज जो है वो पहुंचा था और उसके बाद डबल इंजन फेलियर हो गया था। तो हम टेक ऑफ करते हैं, कैप्टन आलोक। ये पार्किंग ब्रेक हमने इसको ऑफ किया, ये हमारे थ्रस्ट लीवर है बोथ इंजन्स के, और हम इसको पूरा टेक ऑफ की पोजीशन तक लेके जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे सारे इंजन पैरामीटर सामने आ रहे हैं। इसमें अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो एयरक्राफ्ट स्वयं हमें वार्निंग दे देता है ताकि हम एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ रिजेक्ट कर सकें। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम उनको वार्निंग नहीं आई होगी, अन्यथा उन्होंने एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ रिजेक्ट कर दिया होता। तो अगर एयरक्राफ्ट का सिस्टम जो है वो आपको पहले ही वार्निंग दे देता है तो पायलट्स जो हैं वो उसी समय टेक ऑफ ना करने की बजाय कॉल ये लेते हैं कि एयरक्राफ्ट को वहीं रखा जाए, और मतलब जो दुर्घटना हो सकती है या जो ऐसा लगता है कि होने वाली है उसको रोका जा सकता है। लेकिन जो हम समझ पा रहे हैं अभी वो ये है कि किसी भी तरीके का सिस्टम ने टेक ऑफ के टाइम वार्निंग नहीं दी थी। इस समय सिस्टम ने कोई वार्निंग नहीं दी। तो हम टेक ऑफ की स्पीड पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमने एयरक्राफ्ट को बिल्कुल उसी एयरक्राफ्ट की तरह टेक ऑफ किया, और इस पॉइंट पर पहुंचकर हम नॉर्मली लैंडिंग गियर अप कर देते हैं। पर इस समय तक उनको मोस्ट प्रोबेबली पता चल गया था कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, और उन्होंने लैंडिंग गियर को ऊपर नहीं किया। और अब आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा एक इंजन फेल हुआ, बिल्कुल उस एयरक्राफ्ट में इसी तरीके से हुआ होगा, ये दूसरा इंजन भी फेल हुआ। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है, ये जो सुई नीचे जाती हुई नजर आ रही है, ये एक इंजन और ये दूसरा इंजन, इसे डबल इंजन फेलियर कहते हैं। सिस्टम फेलियर आपको यहाँ नजर आएगा, जो ब्लिंकिंग हुई है लाइट्स की, और एयरक्राफ्ट आपको नीचे जाता हुआ नजर आएगा। देखिए इसमें पायलट्स के पास बहुत कम मनूवर करने की जगह है, और ये जो आपको ये नजर आया ये क्रैश था। ये सामने की बिल्डिंग है जिसके अंदर ये एयरक्राफ्ट क्रैश कर चुका है। इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, या इससे आप तभी बच सकते हैं जब बहुत ऊपर आपका एयरक्राफ्ट हो? मैम, अगर
सर इसमें पायलट्स अगर इंजन फेलियर जो हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया कि मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन में हुआ है, जिसमें कि पायलट्स के पास कुछ करने के लिए नहीं था। अगर आपको ध्यान हो तो कुछ सालों पहले न्यूयॉर्क के अंदर एक एयरक्राफ्ट यूनाइटेड एयरलाइंस का क्रैश हुआ था, जिन्होंने हडसन रिवर के अंदर उस एयरक्राफ्ट को डाला था। उनके पास भी अच्छी खासी हाइट थी, तो उनके जैसे ही दोनों इंजन फेल हुए तो उसके बाद दे वर एबल टू टर्न बैक, ग्लाइड, फाइंड अ प्लेस टू लैंड। पर इस एयरक्राफ्ट में आप जैसा कि इस सिमुलेशन में भी देख पाए होंगे कि एयरक्राफ्ट मुश्किल से 200 से 300 फीट की हाइट पर था, जिसमें कि उनके सामने कोई ऐसी गुंजाइश नहीं बची थी कि एयरक्राफ्ट को कहीं टर्न कर सकें, लेफ्ट या राइट कोई खाली जगह पे उसको सुरक्षित जगह पे लैंड करा सके। तो उनके पास कोई चॉइस नहीं बची, तो सामने यही था कि जो भी बिल्डिंग थी उस पे जाके एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। इसमें बेसिकली पायलट्स के हाथ में कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। गुंजाइश पायलट्स के सामने नहीं बची थी, और जिस तरीके से आपने देखा कि बिल्डिंग्स के अंदर गया, उसका जो मेन कारण है, जो अभी समझ आता है, इनिशियल रिपोर्ट्स बता रही हैं, वो ये है कि बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं था एयरक्राफ्ट, मुश्किल से 100 मीटर तक ही था, और यही कारण है कि जिस तरीके का क्रैश हमें सामने देखने को मिला, वो उसका कारण सबसे बड़ा यही माना जा रहा है कि हाइट पर नहीं था। और डबल इंजन फेलियर जो आपने देखा अमूमन नहीं होता है, बट अनफॉर्चुनेटली इस वाले क्रैश में हो चुका है। कैमरा पर्सन जगन के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अभी क्या कहा जा सकता है कि दोनों इंजन फेल हो गए या फिर इंतजार करना चाहिए। जांच उसकी भी हो रही है, जांच और भी मुद्दों की हो रही है, जांच कुल मिलाकर किस तरीके से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उस बात की हो रही है, और जांच साथ में डीएनए की भी हो रही है। क्योंकि एक तरफ वो शरीर जिन्हें यहां से पार्थिव शरीर को निकाला गया है, और दूसरी तरफ वो नेक्स्ट ऑफ किन जो कि सबसे करीबी रिश्तेदार हैं, उन सब का डीएनए सैंपल लिया गया है। उनका मिलान होना है, जहां पर एक एक पल भारी रहता है, वहां पर ये 72 घंटों का इंतजार कम से कम करना होगा परिवार वालों को, क्योंकि इतना समय इस डीएनए के मिलान में लग ही जाता है। ऐसा विमान हादसा जहां शव की तुरंत पहचान तक असंभव है, ऐसा प्लेन क्रैश जहां डीएनए टेस्ट या पहचान का अंतिम रास्ता है। बहुत से परिवार अस्पताल के पास रोते बिलखते हुए मिलते हैं। इसकी वजह वो इंतजार है जो अपनों को खोने के बाद उनके शव को हासिल करने के लिए हो रहा है। यहाँ जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये डीएनए सैंपलिंग की जगह है, जहाँ पर परिजनों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं, उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है, और बहुत बड़े पैमाने पर कल से ही लगातार ये कार्रवाई जारी है। और ये कार्रवाई जो है, दरअसल हम आपको बताएं कि जब डीएनए सैंपल्स लिए जाते हैं, उसके रिजल्ट्स आने में कम से कम 72 घंटे का वक्त लगता है। एक बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर ये सैंपल्स लिए जा रहे हैं, ताकि ये निर्धारित हो सके कि जो उस हादसे के बाद जो किसी को भी पहचान पाना, समझ पाना कि कौन है क्या है, वो बिल्कुल भी असंभव हो रहा है। यहाँ एफएसएल की टीमें पहुंचकर और लगातार वो डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करने में लगी हुई हैं। दिन रात ये पूरी कार्रवाई चल रही है। लोग कतार लगाकर खड़े हैं, अपना सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए दे रहे हैं। आंखों में आंसू है और अपनों की खोज में चाहते हैं कि जल्द उनका डीएनए उनके परिजन के शव से मिलान हो सके, ताकि वो अंतिम विदाई आगे फिर अपनों को दे सके। ये सभी परिजन जो यहाँ पर मौजूद हैं इस समय, वो बेहद दुखी और केवल यहाँ पर इस आस में कि कुछ पता चल जाए, विमान में कोई सवार, कोई उस जगह पर, उस जगह का बाशिंदा जहाँ पर आकर ये विमान गिरा था और ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ था। कल भी रेस्क्यू वर्कर्स ने हमें बताया कि कितनी मुश्किलें आ रही थी, क्योंकि कई जगह से उन्हें शरीर के अंग केवल मिल रहे थे, जिसे समेट कर वो यहाँ इस अस्पताल में भेज रहे थे। एक हिस्से में जो मॉर्चरी है उधर रखे गए हैं वो बॉडीज जो वहां से निकाले गए हैं, और दूसरी तरफ वो जगह अस्पताल का जहां पर जो इंजर्ड हैं, इसमें जो घायल हैं, उन सब का इलाज चल रहा है। हम भी मतलब जो पैसेंजर मैनिफेस्ट है हमारे पास में, तो वी आर ट्राइंग कि बाय सम मीन्स और अदर वी कैन कॉन्टेक्ट देम, बट मेनी ऑफ देम आर लिविंग अब्रोड आल्सो, सो दे हैव आल्सो प्लान टू कम हियर। वी हैव टॉक टू मेनी पीपल हु केम हियर, जो उनके रिलेटिव आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने कन्वे किया है हमको कि कुछ एक लोग बाहर से भी यहाँ पे आने वाले हैं। हम लोग रात भर से यहाँ कलेक्शन चालू रखा है, पूरे रेजिडेंट डॉक्टर्स, जो टेक्नीशियंस और सब लोग यहाँ पे रात भर ड्यूटी करके कलेक्शन कर रहे हैं सैंपल्स का। और
कितना समय, क्या प्रक्रिया होती है एक डीएनए सैंपल लेने की? ब्लड सैंपल लिया गया है ईडीटीए में और वो पुलिस कस्टडी में एफएसएल भेजा जा रहा है। तो रात भर सैंपल का ट्रांसपोर्टेशन एफएसएल आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं, वो जाएगा एफएसएल के लैब में और वहाँ मैक्सिमम 72 आवर्स। हाँ जी। इस बीच श्वेता सिंह को वो परिवार मिलता है जिनके 3 सदस्यों ने अहमदाबाद की उस मेस में रहकर जान गंवा दी जहां विमान गुरुवार को गिरा। वो लोग गुरुवार से ही शव पाने के लिए परेशान हैं। आज तक से बात करते करते अचानक खबर आई कि डीएनए का मिलान हो चुका है। पोस्टमार्टम रूम के सामने हम यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, एक तरफ तो जो विमान में सवार यात्री थे उनके परिजन हैं जिनको डीएनए के मिलान के बाद बॉडी सौंपी जाएगी, लेकिन साथ में ऐसे बहुत सारे लोगों की जान गई जो उसके पास के रिहायशी इलाकों में रहते थे और उनकी बॉडीज के लिए उनके परिजन यहाँ पर वेट कर रहे हैं। कुछ को सौंपा भी गया है जैसा कि जानकारी दी जा रही है। पर आप किन किन के लिए आए हैं? मैं अपनी साली है, मेरे साडू है और उनकी एक डॉटर है, 3 लोग है और वहाँ पर वो फ्लैट में रहते थे। वहीं पर फ्लाइट गिरा था और कल 1:30 बजे से वो लोग यहीं पर है, हम 1:30 बजे से भी हम यहीं पर है। बॉडी भी आइडेंटिफाई हो गई है, सब क्लियर हो गया है, पीएम भी हो गया है, लेकिन अभी तक बॉडी हमको सौंप नहीं रहे। सुबह जब हम यहाँ आए थे तो उन्होंने ऐसा बोला कि भाई 8:30 बजे आपको ये 8416 एम्बुलेंस प्रोवाइड कर देगी, आपको इसमें ले जाना है। अब आधे घंटे बाद क्या पासा बदला कुछ मालूम नहीं है। वो बोलते हैं कि आगे से हमको पॉलिटिशियन दबाव है, प्रेशर है, सचिव की जब तक साइन नहीं होगी, क्लियरेंस नहीं होगा, हम बॉडी नहीं दे पाएंगे। और हमारे सामने कम से कम 5 से 6 बॉडी चली गई। अब जब हमने वेट ही कर रहे हैं? हम वेट ही कर रहे हैं, हम कल से वेट कर रहे हैं। वहाँ पर रहते थे जहाँ पर विमान? हाँ जी, वहाँ पर उनका फ्लैट था। वो क्या क्रिटिकल हालत में लाए गए थे या वहाँ से? नहीं, वहीं से वो खत्म हो गए थे। एक बच्ची जो थी वो क्रिटिकल में थी, उसको आईसीयू में रखा, लेकिन 2 घंटे बाद उसने भी दम तोड़ दिया। अब उसकी बॉडी भी उसके साथ में ही है, तीनों की। 3 लोगों की बॉडी पूरे परिवार के लिए पूरे बहुत परिवार की बॉडी। हाँ, ये उनकी वाइफ है, वो यहाँ पर हैं। पर उनकी सुबह से कल से इन्होंने एक अन्न का दाना भी नहीं खाया है और वो साथ में ही है। अभी उसने ऐसा बोला, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरी बहन की सिर्फ मुझे लास्ट दर्शन हो जाए, मैं उसका खाली एक बार फेस देख लूं, उसके लिए वो सुबह से बैठी है। क्योंकि सब चले गए। हाँ, और हम लोग अंदर ले जा नहीं सकते क्योंकि वो अंदर जाने नहीं देंगे। तो हम ये वेट कर रहे हैं कि अगर वो बाहर आए तो कम से कम लास्ट वाले दर्शन उसको हो जाए बस। यानी अभी 24 घंटे से भी कम डीएनए सैंपल लेते हुए पूरे हुए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अपने विदेश में रहते हैं, उनके आने के बाद ही डीएनए का सैंपल लिया जाएगा, तब जाकर फिर पहचान हो पाएगी। तब तक अहमदाबाद में आंसुओं का सैलाब है। हालांकि कई बॉडीज को हैंडओवर भी किया गया है, खासकर वो लोग जो यहाँ के रहने वाले थे जहां पर ये हादसा हुआ है, और उन लोगों के शरीर उतने विक्षिप्त हालत में नहीं थे, इस वजह से पहचान हो पाई। बहरहाल कई चमत्कार के किस्से भी यहाँ से निकले। सबसे बड़ी चमत्कार की कहानी तो एक अकेले सर्वाइवर की, जो कि इस पूरे जले हुए विमान में से जीवित बाहर निकले, स्वस्थ हैं अभी। लेकिन इसके साथ ही गीता के उपदेश को यहाँ के लोग इसीलिए याद करते दिखे क्योंकि यहीं से राहत कर्मियों ने उस मलबे से एक भगवत गीता को निकाला। देखिए, यहाँ पर इस पूरे विमान के हादसे में जहाँ सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है, जल गया है, यहाँ पर ये भगवत गीता आपको सही हालत में यहाँ पर आपने अभी यहाँ पे पड़ी थी। यस यस यस, पैसेंजर का रहा होगा। मे बी हो सकता है, वो तो हम नहीं बता सकते कि किसका रहा, लेकिन कोई तो रीड करता होगा तभी आई है, यू नो। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी गर्मी के अंदर भी मतलब 50,000 से ज्यादा लीटर होगा इसके यहाँ पे। और जो हादसे हुए, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। तो ये प्रभु बदा की भी फोटो है अंदर, ये भगवान गॉड की भी फोटो है, सारी की सारी फोटो सेफ रही है। इतना भयंकर हादसा हुआ तो भी ये बुक को कुछ हुआ नहीं। ये भागवत गीता है महाभारत की अपने, ठीक है। तो सिंपल सी मैसेज है गॉड का, हम ऐसा मान सकते हैं, ठीक है, कि इसको अपना लो तो अच्छा है, यू नो, बेटर ये रहेगा। क्योंकि ये बाकी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन लीटर से भी ज्यादा यहाँ पेट्रोल रहा होगा और वो सारा ब्लास्ट हुआ है। और इतनी गर्मी के बावजूद भी मतलब लोखंड भी पिघल गया है, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। जो दुर्घटना हुई है उसका आपको निशान तो दिख जाएगा
इस शुरुआती हिस्से में, लेकिन इस भगवत गीता को आप अभी भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पर हर कोई जो व्यक्ति है यहाँ पर इसे प्रणाम करके जा रहा है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण यह हादसा है जिसमें इतनी जानें गई, लेकिन आस्था की एक डोर को लोग अपने साथ पकड़कर सहेज कर रखना चाहते हैं। दुख के समय में विश्वास बड़ा होता है। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन इसके साथ ही इतनी भयंकर त्रासदी, इतने बड़े पैमाने पर मौतें हुई हैं। पूरे देश में भावनाओं का उबाल है इस समय। जिन लोगों की जान गई है उनमें से कई ऐसे जो पहली बार विमान में जा रहे थे, कुछ ऐसे जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जा रहे थे। एक परिवार की ऐसी बेटी की कहानी भी हम आपको सुनाते हैं जिन्हें कुछ दिन पहले जाना था। जिद करके उन्हें रोक लिया गया कि कुछ दिन और रुक जाओ, और उसके बाद जब वो यहां से निकली तो उसी AI 171 में सवार होकर। किसी ने माता पिता को खोया, पापा गए हैं, आपको चेंज करना पड़ेगा। क्यों नहीं चेंज किया? कोई ऐसे हंसने के शिकार बनते हैं लोग। किसी की बेटी चली गई, वो मेरी लाडली थी, सबकी लाडली थी। कहीं एक परिवार पूरा टूट गया। कोई अपने भाई बहन के लिए तड़प रहा है। एक एक कहानी झकझोर देने वाली है। 265 जिंदगियां अकाल गाल के गाल में समा गई हैं। अब उन परिवारों में सदमा है जिन्होंने अपनों को खोया। क्या नाम आपकी बेटी? कीनल मिस्त्री। इकलौती बेटी है? एक लौटी। माँ कहाँ पर है? वो इधर बाहर ही है, होटल में। बहुत ज्यादा है उसका, बहुत ज्यादा। वो मेरी लाडली थी। बस सुरेश बस। अब कीनल मिस्त्री की कहानी बहुत दर्दनाक है। जिनके परिवार का सब कुछ लुट चुका है, इकलौती बेटी के जाने का गम कैसे बर्दाश्त करें, ये समझने में परिवार खुद को असहाय पा रहा है। बेटी से जुड़ी हर याद इस पिता की जान निकाल दे रही। 7 से 8 टीथ बोन इम्प्लांट किया 1 महीने में। इतनी स्ट्रॉन्ग थी वो, कोई भी एक साथ नहीं कर सकता। इतनी खुश थी वो ये करने से। कुछ जानकारियां दी हैं आपके साथ। कीनल के पिता दुर्भाग्य से अपनी जिंदगी के सबसे भयानक पलों को जी रहे हैं। वो हमें अहमदाबाद के अस्पताल में मिले हैं, जहां वो अपनी बेटी का शव लेने के लिए अस्पताल आए। जो दुख का पहाड़ होता है ना एक परिवार पर, किस तरीके से टूटता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। एक पिता हैं जो अपनी बेटी की आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पर DNA सैंपल देने के लिए आए हैं। वो आखिरी तस्वीर जो उन्होंने शेयर की थी इनके साथ, जब प्लेन रनवे पर खड़ा था और निकल रही थी। कहाँ जा रही थी? लंदन। मतलब कहाँ, क्या घर है मतलब शादी हुई? ना, हाफ मैरिज है, रजिस्टर करके गई थी। अच्छा। कितने साल की है आपकी बेटी? 24-5। आज तक से बातचीत के दौरान कीनल के पिता बताते हैं कि फ्लाइट में बैठने से पहले बेटी ने पूरे परिवार के साथ आखिरी पलों को कैमरे में कैद किया। अब वो सेल्फी ही यादों में रह गई, बाकी सब कुछ खत्म हो गया। कल का ही फोटो है? कल का ही नहीं थे। देखो 10 उसका मम्मी है। ये उसका मम्मी है, ये आप है, और ये कल का ही आप छोड़ने आए थे? वो छोड़ने आए थे, वही है कल का। कल देखो कितने बजे, यस्टरडे का ही है। देखो उसी ने ही सेल्फी लिया है हमारा, उसने भी सेल्फी लिया है। देखो टाइम कितना है, 11 बजे 3 मिनट पर है वो। उसका देखो स्टेटस कल का, देखो फ्लाइट में क्या लिखा है उसने। फ्लाइट उनका उसने क्या लिखा है देखो उसने स्टेटस में।
Until next time, miss you all. 24 साल की कीनल ने लंदन में अपने ससुराल जाने के लिए सब कुछ सहा, लेकिन फिर भी तकदीर ने उसे धोखा दे दिया। कीनल के पति लंदन में रहते हैं। आज तक से बातचीत में कीनल के ससुर बताते हैं कि पिछले साल उसका लंदन में ही एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वो आणंद में अपने दांत का इलाज करवाकर अब वापस जा रही थी, तभी ये दर्दनाक हादसा हुआ। डीएनए सैंपल हाँ दिया है। क्या आपको, और आप ससुर हैं उनके, 24 साल की बच्ची जिनकी शादी हुई थी, खुशी खुशी अपने घर आपके बेटे के। हाँ, वो लास्ट ईयर उसका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट, डेंटल ट्रीटमेंट बाकी था, वो पूरा करने के लिए यहाँ आई थी। तो 1 महीना यहाँ रुकी और जैसे ही उसका ट्रीटमेंट खत्म हुआ वो कल वापस जा रही थी और ये अनफॉर्चुनेटली। कीनल के पिता वो पल कभी नहीं भूल सकते जब उन्होंने अपनी बेटी को एयरपोर्ट पर छोड़ा। एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होती वो तस्वीर उनकी आंखों में जम गई है। वो फोन भी यादों से चिपक गया है जिसने एयर इंडिया की फ्लाइट के हादसे का शिकार होने की खबर दी। छोड़ने भी आए होंगे सब। नहीं, और उनका मम्मी आया था छोड़ने के लिए और छोड़ के हम लास्ट मोमेंट में इधर से निकले 12 बजे के आजू बाजू और अभी आनंद में एंटर ही हुए और इधर से कॉल आया अहमदाबाद से कि एक फ्लाइट क्रैश हो गया। तकदीर का खेल देखिए। पहले कीनल 7 जून को लंदन जाने वाली थी, लेकिन शनिवार रविवार को भारी ट्रैफिक होने की वजह से उन्होंने टिकट की तारीख बदलवा दी। उन्हें क्या पता था कि यह फैसला पूरे परिवार की जान निकाल देगा। तो ऑलरेडी 7 की टिकट थी, लेकिन हमने उधर से बोला कि सैटरडे संडे है तो कैंसिल करके 2-3 दिन के बाद की टिकट करो, 12 की 13 की। तो क्या है कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है उधर तो मेरा लॉयर भी उधर रहते हैं, तो हमारा जो ट्रैवल एजेंट था उसने हमने टिकट चेंज करवाया, अदरवाइज 7 को ट्रैवल कर दीजिए। ये परिवार उस पल को कोसता है जब उन्होंने अपनी बेटी का टिकट बदलवाने का फैसला किया। परिवार बेहाल है और बेटी जा चुकी है। इकलौती बेटी का जाना, उसका दर्द। कितनी देर कहा है कि आपको इंतजार करना होगा? कुछ जानकारियां दी हैं आपके सैंपल देने की? 70 आवर्स, लेकिन कोई अभी तक प्रॉपरली वो लोग ने नहीं बोला है कि आज भी कुछ होगा कि क्या होगा। बस आपका सैंपल पर ले लिया है, डीएनए का सैंपल ले लिया है कल, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है, कोई मैसेज भी नहीं है, कुछ नहीं है। अथॉरिटी तरफ से कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है कि क्या अभी स्टेटस है। फैमिली मेंबर को भी थोड़ा इन्फॉर्म। उसकी फोई है, फुआ है आप उनकी? सबकी लाडली। कहते हैं कि जीवन के दिन निश्चित है, मृत्यु की तारीख निश्चित है, वरना बताइए ना, भूमि चौहान भरूच की रहने वाली, और उनको एयरपोर्ट पहुंचने में देरी होती है, ट्रैफिक जाम मिलता है रास्ते में, लगभग 10 मिनट की देरी होती है। वहां सीआईएसएफ के जवान कहते हैं कि आप अब आगे नहीं जा सकती। बहुत मिन्नतें करती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, क्योंकि बड़ा महंगा टिकट होता है लंदन तक का, लेकिन किसी भी कीमत पर उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाता है। मायूस होकर वहां से वापस की तरफ लौटने लगती हैं अपने परिवार के साथ। बीच रास्ते में यह खबर मिलती है कि जिस विमान में वो नहीं बैठी वो विमान दुर्घटना का शिकार हो गया है। वो ईश्वर को शुक्रिया अदा करते नहीं थक रही। अहमदाबाद का ट्रैफिक आमतौर पर लोगों के लिए सिरदर्द की तरह है, लेकिन भरूच की भूमि चौहान के लिए यही ट्रैफिक वरदान साबित हुआ। ट्रैफिक जाम के कारण उनकी लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 10 मिनट की देरी से छूट गई और वो बाल बाल बच गई। वो हम लोग थोड़ा बाहर, मतलब 1:10 की फ्लाइट थी और 12:10 को मैक्सिमम उन लोगों का गेट बंद हो जाता है और हमें वहाँ पे पहुँचते ही 12:20 हो गया था, तो मतलब 10 मिनट की लेट पहुँची थी। उसकी वजह से मैं फ़्लाइट पे चेक इन ही नहीं कर पाई और उन लोगों ने मुझे वापस ही भेज दिया, तो इस वजह से मेरी फ़्लाइट मिस हो चुकी थी। अगर भूमि एयरपोर्ट देर नहीं पहुंचती तो भरूच की मेघदूत टाउनशिप और उनका घर दूसरी ही खबर की वजह से सुर्खियों में होता, लेकिन उनकी तकदीर अच्छी रही और वो बच जाती हैं। भूमि स्टूडेंट वीजा पर 2 साल से लंदन में रह रही थी, छुट्टियां मनाने के लिए घर आईं। छुट्टियां खत्म होने के बाद वो गुरुवार को क्रैश हुई फ्लाइट से लंदन जाने वाली थी। वक्त पर पहुंचने के लिए वो समय पर ही अहमदाबाद के लिए निकल गईं, लेकिन अहमदाबाद के ट्रैफिक जाम में फंस जाती हैं और दोपहर 12:20 पर एयरपोर्ट पहुंचती हैं। फ्लाइट में नहीं बैठ पाती हैं।
10 मिनट हमें थोड़ा रास्ते में ट्रैफिक और मतलब 10 मिनट से ज़्यादा ट्रैफिक तो हमको बीच में हुआ था, लेकिन यही सब रीज़न की वजह से मैं 10 मिनट लेट पहुंची थी वहाँ पे बस। तो भूमि चौहान के लिए एयरपोर्ट पहुंचने में देरी वरदान साबित हुई। महज 10 मिनट की देरी की वजह से उन्हें एयर इंडिया ने चेक इन नहीं करने दिया और इसके लिए वो CISF जवानों से लड़ी भी, बहुत बहस की, लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी नहीं मानी और उन्हें भारी मन के साथ एयरपोर्ट के बाहर आना पड़ा। चेक इन के गेट पे पहुंचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया। भूमि ने बताया कि गुरुवार को जब उनकी फ्लाइट मिस हुई तब उन्हें काफी दुख पहुंचा। उन्हें लगा कि लंदन का इतना महंगा टिकट बर्बाद हो गया, वो लंदन नहीं जा पाई। जब प्लेन क्रैश हुआ तो भूमि एयरपोर्ट से घर के लिए निकल चुकी थी। गाड़ी में ही उन्हें एक खबर मिली कि लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो गई है। उस समय भूमि चौहान सन्न रह गईं और भगवान का शुक्रिया अपनी जान बचने के लिए करने लगी। आई वॉज फीलिंग टोटली नम एंड एक तरह से अच्छा मैं अपने भगवान का थोड़ा माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। फ्लाइट मिस करने पर भूमि ने गुस्से में अपने बोर्डिंग पास भी फाड़ दिए और वो एयरपोर्ट के बाहर आ गई। लेकिन फ्लाइट क्रैश होने की खबर मिलते ही वो स्तब्ध रह जाती हैं। भूमि चौहान अपनी 10 साल की बेटी को भरूच में छोड़कर लंदन जा रही थी, लेकिन उनकी तकदीर ने उन्हें और परिवार को भारी दुख से बचा लिया। अब परिवार बेटी की जिंदगी बचने की बात करने भर से रुआंसा हो जाता है। परिवार भी भगवान और कुलदेवी का शुक्रिया अदा करता है। शुक्रिया मानते हैं माता जी का कि उन्होंने हमें बचा लिया, बेटी को बचा लिया, छोटा बच्चा भी साथ में मेरा है। अच्छा, कितने लोग बोर्डिंग थे प्लेन में? बेटी के साथ एक ही वो था, लेकिन बच्चा मेरे पास छोड़ के गई थी, वो छोटा बच्चा छोड़ के गई थी। वो आज बच्चे की वजह से उसकी माँ बच गई है और इतनी माता जी की कृपा है कि वो सही सलामत है हमारे साथ। भूमि की जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 10 मिनट का फासला था। नई जिंदगी पाकर भूमि जहां खुश है, वहीं उन लोगों के लिए दुखी भी जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। भूमि चौहान की मांग है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय और सभी विमान कंपनियां भविष्य में सुरक्षा जांच और प्रोटोकॉल से कतई समझौता न करें। मौत और किस्मत को लेकर आपने बहुत शायरी सुनी होगी, बहुत कविताएं, बहुत कहावतें आपने सुनी होंगी, लेकिन अब इसका पर्याय बन चुका है एक दूसरा नाम, विश्वास कुमार। जिस जगह पर मैं खड़ी हूं ठीक उसी दिशा में वो विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ वो आया। जो नोज था विमान का वो इसी पीछे जो आप JCB मशीन देख रहे हैं वहां तक। अब विश्वास कुमार की जो सीट थी वो खुशकिस्मत थे कि इस दिशा में थी, सड़क की दिशा में, और यहां से उन्हें जल्दी रेस्क्यू करके निकाला जा सका। उन्होंने खुद इस बात का ब्यौरा दिया है। प्रधानमंत्री भी आज उनसे मिले, बाकी घायलों से भी मुलाकात की, लेकिन चूंकि उस विमान में सवार इकलौते यात्री थे जिनकी जान बची, उनके बारे में सब जानना चाहते हैं। गुरुवार को प्लेन क्रैश होने के बाद से विश्वास कुमार के जिंदा बच निकलने के बाद तक हर कोई यही सवाल सोचता है, विश्वास के साथ चमत्कार कैसे हुआ? जब पूरा विमान आग का गोला बन गया तो फिर विश्वास की जान कैसे बच पाई? विमान में 242 यात्री सवार थे और सिर्फ इकलौते विश्वास की जान कैसे बची? विश्वास कुमार ने मौत को मात कैसे दी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में उस जगह दौरा करते हैं जहां विमान दुर्घटना का शिकार हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अस्पताल में उस इकलौते यात्री विश्वास कुमार से मिलते हैं जिन्होंने मौत को मात दी है। पीएम मोदी ने जब विश्वास कुमार से बात की तो अपनी आप बीती सुनाते हुए देखे गए, लेकिन उन्होंने पीएम को क्या बताया कि वो कैसे बचे, इसे जानने की बेकरारी सारे देश में बढ़ गई। क्योंकि इस खौफनाक विमान हादसे के बीच अस्पताल में लेटा ये नौजवान देश में एक चमत्कार का प्रतीक बन गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट में इकलौते जिंदा बचे यात्री विश्वास ने जब हादसे की पूरी कहानी बयान की तो उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से।
मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। 12 जून की दोपहर 1:38 पर फ्लाइट टेक ऑफ होती है और 2 मिनट बाद ही यानी 1:40 पर प्लेन क्रैश हो जाता है। जैसे ही विमान ने टेक ऑफ किया उसके 1 मिनट के अंदर ही विमान में सवार यात्रियों को मौत नजर आई। जिंदा बचे विश्वास ने उस 1 मिनट का खौफनाक मंजर बयान किया। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ऐसा ही चमत्कार आज से 38 साल पहले भी हुआ था। 4 साल की बच्ची ने भी मौत के मुंह से अपनी जिंदगी छीनी थी। 16 अगस्त 1987 को अमेरिका में एक प्लेन क्रैश हुआ। उस समय नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस फ्लाइट डेट्रॉइट मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट से उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद हादसे का शिकार हो गई थी। इस हादसे में कुल 154 लोगों की मौत हुई, मगर इस भीषण त्रासदी में 4 साल की बच्ची चमत्कारिक रूप से जिंदा बची। सिसिलिया सिचिन अपनी सीट से बंधी हुई हालत में मलबे में जीवित पाई गई और तब इसे चमत्कार बताया गया। ऐसा ही कुछ अहमदाबाद में हुआ है, जहां विमान सिविल हॉस्टल की 4 इमारतों से टकराता हुआ एक इमारत में जा घुसता है। विमान के हिस्से उसकी दीवारों में जा घुसे। विमान में लगी आग से हॉस्टल की सभी इमारतों की दीवारें काली हो गई, लोग मारे गए। इसके बावजूद जब लोगों ने विश्वास के साथ हुए चमत्कार के बारे में देखा और सुना तो किसी को पहली बार तो विश्वास नहीं हुआ। विश्वास को भी नहीं पता कि वो कैसे बचे। बस वो इतना जानते हैं कि वो जिधर बैठे थे उसके विपरीत विमान इमारत से टकराया और उनका गेट खुल गया। निकलने की जगह भी थी। मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन के अंदर विश्वास कुमार सीट नंबर 11A पर बैठे थे। ये सीट एकदम गेट के पास थी। शायद यही बात उन्हें नई जिंदगी देने के लिए सबसे बड़ी संजीवनी साबित हुई। विश्वास खुद बताते हैं कि जब प्लेन हॉस्पिटल की इमारत में घुसा तो उनकी सीट की साइड में थोड़ी जगह थी, जबकि दूसरी तरफ से प्लेन दीवार से सटा था। विश्वास कुमार की तरफ का दरवाजा टूटा तो वो जगह होने के चलते बाहर निकलने में कामयाब रहे, जबकि दूसरी साइड के यात्रियों को हिलने का भी मौका नहीं मिला। इसके अलावा विमान का बाकी हिस्सा क्रैश होकर भीषण आग लगने से मलबा बन गया। विश्वास के छोटे भाई अजय कुमार उनके साथ विमान में थे, लेकिन वो दूसरी पंक्ति में बैठे थे। उनकी सीट नंबर 11J था। तकदीर का खेल देखिए, इसी जगह से विमान हॉस्टल की इमारत की दीवार से जाकर टकराया। किस्मत ने विश्वास को नई जिंदगी दे दी, जबकि उनके भाई अजय कुमार समेत 241 लोगों की जान गई। लोगों की हैरानी तब और बढ़ गई जब उन्होंने विश्वास कुमार का क्रैश के बाद पैदल चलते हुए वीडियो देखा। अस्पताल में वो चलते फिरते दिखे, हालांकि वो थोड़ा लड़खड़ा कर चल रहे थे। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। विश्वास कुमार ब्रिटिश नागरिक है। उनका पूरा परिवार ब्रिटेन के लीसेस्टर में रहता है। 20 साल से विश्वास का परिवार ब्रिटेन में रह रहा है और अक्सर वो गुजरात आते जाते रहते हैं। आज तक ने लीसेस्टर में विश्वास के भाई से बातचीत की। विश्वास और अजय का भारत के दीव में भी घर है, जहां से दोनों भाई लंदन अपनी फैमिली के पास जाने के लिए निकले थे। ये पूरा विश्वास का घर ही है, आप देख रहे हो। और विश्वास का पूरा फैमिली यूके में है। उसका मम्मी है, उसका पापा है और उसका भाई भी यूके में है। उसका फैमिली पूरी यूके में है और दोनों भाई यहीं पे रहते थे। तो आई थिंक 1 साल से यहीं पे रहे थे। कभी यूके जाते थे, कभी आते थे घूमने के लिए। अभी वो जा रहे थे सब मिलने के लिए फैमिली से। विश्वास कुमार के जिंदा बचने के बाद अब विमान में सबसे सुरक्षित सीट को लेकर चर्चा छिड़ गई है। कई लोग विश्वास की सीट को लकी सीट मान रहे हैं। कई रिसर्च भी मानती है कि इमरजेंसी गेट के पास बैठे यात्री के पास दुर्घटना के हालात में जिंदा बचने की
ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि उसके लिए विमान से बाहर निकलने का रास्ता अधिक आसान और पास होता है। लेकिन ये सिर्फ एक जानकारी है जो हर हादसे के समय सही लागू होगी, कोई दावे के साथ नहीं कह सकता। नियति ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ भी खेल किया। एक अंक था, उनका सबसे पसंदीदा अंक था 1206। उनकी गाड़ियां इसी नंबर की होती थी। लेकिन देखिए, दुनिया से उनके जाने की तिथि भी 12 जून ही रही। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अब यादों में है। पूरा गुजरात अपने पूर्व मुख्यमंत्री को याद कर रहा है। एक दिन पहले अहमदाबाद में इसी विमान में विजय रूपाणी भी सवार थे। वो अपनी बेटी राधिका से मिलने लंदन जा रहे थे। उनकी पत्नी पहले से लंदन में मौजूद है। लेकिन ऐसा काल आया कि हादसे में सब कुछ खत्म हो गया। ये विजय रूपाणी का आखिरी वीडियो है। वो फ्लाइट के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, उसी वक्त की ये तस्वीर बताई जाती है। लेकिन एयरपोर्ट में एंट्री के कुछ ही देर बाद बेहद खौफनाक हादसा हुआ और 12 जून की तारीख विजय रूपाणी के लिए अनलकी साबित हुई। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के लिए 1206 1206 नंबर इतना खास था कि उनकी गाड़ियों का नंबर भी शुरुआत से यही रहा। उनकी सभी गाड़ियों, यहां तक कि स्कूटी का नंबर भी 1206 था। 1206 नंबर से विजय रूपाणी के लगाव की वजह यह है कि माना जाता है कि उस नंबर को काफी शुभ मानते थे। उनके निधन के बाद 1206 नंबर वाली कार और स्कूटर उनके घर के बाहर खड़ी देखी जा सकती है। लेकिन बदकिस्मती देखी, उसी साल के छठे महीने की 12 तारीख को 12:10 पर विमान में बैठने के लिए जाने के बावजूद वो अपनी जिंदगी गंवा बैठे। कल 12 जून को ही उनकी डेथ हुई है, जो प्लेन क्रैश हुआ है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये विजय रूपाणी की गाड़ी है। इसी विजय रूपाणी की गाड़ी में देखिए 1206 नंबर इस पे लिखा हुआ है। और इसी गाड़ी में विजय रूपाणी अक्सर इस्तेमाल करते थे। इस गाड़ी को इसी में ट्रेवल करते थे, कहीं भी जाना होता था। जितनी भी गाड़ियां उनके पास रही है जिसमें वो यूज किया करते थे, 1206 नंबर हुआ करता था और ये उनका लकी नंबर था। लेकिन कल ये लकी नंबर अनलकी साबित हुआ और 12 जून को ही उनकी डेथ हुई। विजय रूपाणी के निधन के बाद गांधीनगर और वडोदरा गम में डूबा है। आज ही पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी अंजलि रूपाणी लंदन से अहमदाबाद लौट आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री के घर वालों से मुलाकात भी की। पायल खटीक, वो बेटी जो पहली बार बैठी थी एक हवाई जहाज में। पिता लोडिंग रिक्शा चलाते थे। लोडिंग रिक्शा चला चलाकर जो पैसे कमाए उससे बेटी को पढ़ाया, काबिल बनाया। बेटी को नौकरी मिली, कंपनी की तरफ से लंदन जाने की बात आई। उसके बाद बहुत खुशी खुशी इस विमान में सवार होकर उड़ान भरी। लेकिन बस चंद पलों में वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नहीं आया था, बस 12 वागे हिम्मत आया पास आईने बात करी तो बात કરીને कीधું ને કે એરપોર્ટ પ્લેન માંથી ફોન કરીને વાત કરી, બીજું કોઈ કીધું નથી। અમે કીધું પ્લેન કમ્પ્લીટ હું બસ જાઉં છું, બસ આટલું જ કીધું, બસ મૂકી દીધું ફોન। પછી કે હું છેડ જઈને વાત કરીશ, બીજું કોઈ કીધું નહીં। કેવી રીતે ખબર પડી તમને આવી ઘટના બની? કોના માટે? અમારે તો અહીંયા ટીવી ઉપરથી ખબર પડી હતી, ફસી ગયા હતા અમે, મેસેજ આવી ગયા હતા એટલે। પછી કોઈ કોન્ટેક્ટ હતો એનો? છેલ્લે કોન્ટેક્ટ સંપર્ક ક્યારે થયો? કોન્ટેક્ટ નંબર કોઈનો ન હતા, ડાયરેક્ટ ગયા હતા। દીકરી શાના માટે ભણવા માટે ભણવા માટે? આ પહેલી વાર ગઈ હતી? આગળ ગઈ હતી? એ બી એને ખબર નહીં, મને એમાં મને ખબર નહીં, પહેલી વાર ગઈ। मेरे अंकल की लड़की थी और परिवार में वो पहली एक मेंबर थी जो इतने देश लंदन जा रही थी पढ़ाई करने के लिए। उन्होंने उदयपुर से स्टडी की थी, बीटेक किया हुआ था, तो एमटेक के लिए वहाँ पे जा रहे थे। तो रास्ते में इस प्रकार का बनाव बन गया। इसके लिए बहुत दुखी है हम पूरे परिवार वाले। और सुबह में 10 बजे मेरे अंकल छोड़ने गए थे उनको। फिर वहाँ से वापस रिटर्न जब घर पे आए तो 4:30 बजे के समथिंग उनको कॉल आया कि इस तरह का आपका दुखद घटना हुई है, तो आप आके अपना जो भी हो देख लेना। तो वहाँ पे फिर मेरे अंकल का डीएनए रिपोर्ट लिया और फिर उनको बोला कि 72 घंटे के बाद वापस आपको जान करेंगे, जो भी होगा आपको बताएंगे। आपको परिवार का उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पायल के घर की बहुत नाजुक है। वही एक कमाने वाली थी और पढ़े लिखे एजुकेटेड भी वही थी। 3 भाई बहन, उसके पापा लोडिंग वाला रिक्शा चलाते हैं।
और उनके घर की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और उसको जानने के लिए जब से मेरा बच्चा वो पेंसिल पकड़ना स्टार्ट किया तो वही ट्यूशन पढ़ाती थी। समथिंग 2019 या 20 के अप्रॉक्स अभी तक वो पढ़ा रही थी। और उसने अभी तो 10 डेज़ पहले ही उसने कोचिंग छोड़ा है। और ऐसे जानते हैं लड़की बहुत अच्छी थी, एजुकेटेड थी और वो पढ़ाई को लेके जा रही थी। बहुत मुश्किल होगा, बहुत कठिन होगा। दुर्घटना में जितने भी लोगों की जान गई है उनके परिजनों को अपनी जिंदगी में ये सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ पाना। बड़ी बात यह है कि क्यों यह हादसा हुआ, उसके लिए जो ब्लैक बॉक्स है और जो बाकी यहाँ से फोरेंसिक सैंपल्स हैं उन सबको इकट्ठा कर लिया गया है। अब यहाँ पर इस जगह को पूरी तरीके से समेटने की कोशिश हो रही है। जिनके घर क्षतिग्रस्त हैं वहां पर अभी फिलहाल रहना नहीं है, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं अपने अपने सामान को लेकर। और सुरक्षा कर्मी 108 एम्बुलेंस ये सब जो लगातार लगे हुए थे वो भी अब अंतिम चरण में इस जगह पर हैं।